आज हम देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ फैराडिक करंट। तो हमेशा याद रखना, जो फैराडिक करंट होता है वो हमेशा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अब जब भी मसल खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, वो रीज़न कोई भी हो सकता है कि पेन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, या फिर वहाँ पे न्यूरोप्रेक्सिया हो गया, उस वजह से मसल खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो हम क्या करते हैं, फैराडिक करंट का यूज़ में लेते हैं ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और उसकी एट्रोफी भी हम प्रिवेंट कर सकें। हमारा जो फर्स्ट इंडिकेशन है वो है पेन की वजह से अगर जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो उस टाइम हम कैसे फैराडिक करंट के थ्रू उधर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो वापस से करा सकते हैं। तो सपोज करो कि कोई पेशेंट आया, उसको ओए नहीं है, तो उस पेन की वजह से क्योंकि वहाँ पे अर्थराइटिस है नी के अंदर, तो उसकी वजह से उधर पेन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट जो है क्वाड्रिसेप्स के वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। तो अब जैसे सपोज करो ये हमारा नी था, ये वाली हमारी क्वाड्रिसेप्स की मसल है, उसकी जस्ट अपोजिट जो एंटागोनिस्ट मसल्स होती है हमारी वो हैमस्ट्रिंग्स है। तो ये हमारी हैमस्ट्रिंग्स है, ये क्वाड्रिसेप मसल है। अब जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, ये जो बाहर वाले जो हमारे फाइबर्स है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स है, जिसके मेन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो होता है। अब हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स के जस्ट अगर हम और नीचे जाएंगे, उसके अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होता है। ये जो आपको ब्लू के अंदर दिख रहा है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, हमारे जो मसल स्पिंडल्स वगैरह होते हैं। तो जब भी मसल स्पिंडल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या स्ट्रेच होता है, तो उसकी वजह से एक इन्फॉर्मेशन जाती है, हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके ये एंटीरियर हॉर्न का रीजन है। तो जैसे ही अगर मसल स्पिंडल स्ट्रेच होंगे तो उसकी वजह से एक इन्फॉर्मेशन जाती है प्राइमरी टाइप 1A फाइबर्स के थ्रू एंटीरियर हॉर्न सेल्स के अंदर। तो ये आगे जाके फिर वापस से साइनेप्स बनाते हैं एक दूसरे न्यूरॉन के साथ, और वो न्यूरॉन वापस से कहाँ जाता है, हमारी क्वाड्रिसेप्स की एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को इन्फॉर्मेशन देता है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी कि जो क्वाड्रिसेप मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब एक और अगर आप देखोगे कि जो हमारा प्राइमरी वाला फाइबर है, तो एक और डिवीजन वो दे रहा है, और वो जाके एक ये हमारा जो ब्लू के अंदर है वो इंटर न्यूरॉन है, जो कि कनेक्ट कर रहा है एक तो हमारा ये प्राइमरी वाला टाइप 1 वाला फाइबर है उसको, और उसके बाद में एक और हमारा नर्व है, एक और नर्व मोटर न्यूरॉन है, जो कि आगे जाके किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमारी एंटागोनिस्ट मसल को, मतलब कि हमारी हैमस्ट्रिंग को। और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रिलैक्स होने की। तो यहाँ पे दो साइनेप्स, जो हमारी जो प्राइमरी टाइप 1 वाली जो नर्व है वो दो साइनेप्स करती है। एक तो जो साइनेप्स करती है वो जाके क्वाड्रिसेप को सप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट होने का, और जो दूसरा वाला जो डिवीजन है वो आगे जाके किधर सप्लाई करता है, हमारी एंटागोनिस्ट मसल को रिलैक्स होने की इन्फॉर्मेशन वो आगे जाके देता है। तब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारी जैसे ये बाइसेप्स है, ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की वो इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो हमारा फ्लेक्जन मूवमेंट होगा, और उसके अपोजिट जो हमारी ट्राइसेप्स है उसको वो रिलैक्स करने वाली इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारा क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, क्योंकि अगर एंटागोनिस्ट मसल जो है वो रिलैक्स होगी तभी हमारा जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। बट अब इसमें होता क्या है, जब भी हमें पेन होता है तो उस वजह से क्या होता है, पेन वाली जो इम्पल्स है वो क्या करती है, जो हमारा जो एंटीरियर हॉर्न वाला रीजन है उसको इनहिबिट कर देती है। तो अब यही इनहिबिट हो जाएगा, तो हमारा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जा रही है, जो हमारा एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने की इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो जा ही नहीं पाएगी, तो उस वजह से हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो हो नहीं पाता। बट यहाँ पे फैराडिक करंट कैसे वर्क करता है, वो क्या करता है, वो इस इनहिबिशन को, जो पेन जो इनहिबिट कर रहा है हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल्स के ऊपर, वो इनहिबिशन कम कर देता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो क्वाड्रिसेप मसल है वो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट करना वापस से चालू कर देती है। अब इस टाइम पे हमेशा याद रखना कि जो भी पेशेंट है हमें उसे बोलना है कि जब भी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तो उसके साथ साथ में आपको खुद को भी वॉलेंट्री मूवमेंट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट सिर्फ उसी के भरोसे है, पेशेंट को खुद को भी वॉलेंट्री मूवमेंट करना है, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा एफिशिएंट जो रिजल्ट्स है वो मिलेंगे। और ये हमें तब तक चालू रखना है, ये फैराडिक करंट वाला, तब तक कि पेशेंट खुद वॉलेंट्री मूवमेंट करना चालू ना कर दे। जैसे ही वो खुद चालू करना स्टार्ट कर देता है वॉलेंट्री मूवमेंट, तो हम ये मसल स्टिमुलेशन बंद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंडिकेशन है वो है री-एजुकेशन ऑफ मसल एक्शन। री-एजुकेशन नाम से पता चल रहा है, मतलब किसी चीज़ को वापस से उसको री-एजुकेट करना, मतलब कि कोई मसल एक्शन था वो हमारा पहले जैसे ये थंब का अबडक्शन एक्शन था, बट अब किसी वजह से वो हो नहीं पा रहा, तो अब क्या करना है, ब्रेन को वापस से उस मसल की एक्शन का री-एजुकेट करना है, उसको वापस से वो बताना है, री-एजुकेट करना है उस एक्शन के बारे में। तो अब इससे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हालुसिस वैल्गस।
तो हैलोसिस वैल्गस में क्या होता है कि जो हमारे जो बिग टो होता है वो अडक्शन में चला जाता है, उस वजह से अबडक्शन हो नहीं पाता है। तो उस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, फैराडिक करंट हम अपन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, हम जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो अपन जो अबडक्टर हैलोसिस लॉन्गस जो मसल है तो उसके जो मोटर पॉइंट के ऊपर हम वो एक्टिव इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। मोटर पॉइंट क्या होता है, जहाँ से मेन जो वो मोटर नर्व है उस मसल को जहाँ से एंटर होगी उस मसल के अंदर, तो उसको मोटर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी भी देंगे अगर करंट की तो भी वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। उसकी एक्साइटेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है मोटर पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से हमारे ब्रेन को री एजुकेट करवा सकते हैं उसका अबडक्शन एक्शन, जो हमारा बिग टो अब क्योंकि अबडक्ट कर नहीं पा रहा तो उस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेन को वापस से री एजुकेट कर सकते हैं हमारा जो अबडक्शन एक्शन है बिग टो का, तो उसका। और ये हम है ना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि मेनली ये लेडीज़ के अंदर, वुमेंस के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ भी हैवी वेट उठाया या फिर हमने स्किपिंग की या कफ किया या फिर बहुत ज़ोर से हंसे या कुछ भी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन है वो लीक हो जाती है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम क्या होता है, जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स है उसका डिसयूज, वो अच्छे से काम वर्क नहीं कर पाती है, उस वजह से ये होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगेन हम क्या कर सकते हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है उसका फैराडिक करंट के थ्रू कंट्रैक्शन करवा सकते हैं, ताकि वापस से वो जो मेमोरी है उस मसल एक्शन की वो अपन के ब्रेन को वापस से लोड हो, और ताकि अपन जो मसल का एक्शन है वो करवा सके। अब जो नेक्स्ट इंडिकेशन है इसका वो है ट्रेनिंग न्यू मसल एक्शन। ठीक है, अभी हमने जो पहले वाला पढ़ा था उसमें तो क्या था, जो पहले ऑलरेडी जो मसल एक्शन करती थी तो उसी को वापस से उसको री एजुकेट कर रहे थे। इसके अंदर क्या, हम जो नया जो मसल है उसको नया फंक्शन सिखा रहे हैं। तो ये नॉर्मली किसके अंदर देखने को मिलता है, मेनली ये टेंडन ट्रांसवर्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी हमारी जो रेडियल नर्व है जो हमारे एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करती है, तो वो अगर न्यूरोप्रेक्सिया हो गया उसका या फिर कुछ भी उसका जो नर्व सप्लाई है वो कट गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सटेंसर मसल्स जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब जो हमारा रिस्ट का जो एक्सटेंशन जो एक्शन है वो कौन कराता है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। तब वो दोनों ही काम नहीं कर पा रही, क्योंकि जो रेडियल नर्व उनको सप्लाई करती है वो तो डैमेज हो गई है। तो उसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, टेंडन ट्रांसफर। तो टेंडन ट्रांसफर क्या करता है, जो प्रोनेटर टेरिस हमारे जो टेंडन है उसका, प्रोनेटर टेरिस मसल का, तो उसका हम टेंडन हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वापस से जो एक्सटेंशन मसल है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो इस टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं, 4 या 5 हफ्ते के बाद में, ये हमेशा याद रखना कि जस्ट जैसे हमने टेंडन ट्रांसफर किया तो उसके जस्ट अगले दिन से हम ये फैराडिक करंट देना स्टार्ट नहीं कर देते। एटलीस्ट 4 से 5 हफ्ते के बाद में देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो जो नया टेंडन हमने लगाया है तो वो रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पर हम वापस से जो नया जो फंक्शन, अब क्या करना है, उसको एक्सटेंशन अपना फंक्शन करवाना है, जो टेंडन नया हमने लगाया तो उसको वापस से नया फंक्शन सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फैराडिक करंट का यूज़ ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन है वो है नर्व इंजरी। तो नर्व इंजरी जैसे कि न्यूरोप्रेक्सिया हो गया। न्यूरोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो नर्व होती है उसका जस्ट कंप्रेशन ही होता है या फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाती है वो। तो जैसे सपोज करो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, रेडियल ग्रूव, तो वहाँ पे कौन सी नर्व रन करती है, रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वो हमारे एक्सटेंसर मसल्स को क्या करती है, सप्लाई करती है। तो अब जैसे सैटरडे नाइट पाल्सी के अंदर क्या होता है, या फिर क्रच पाल्सी बोल दो या फिर हनीमून पाल्सी बोल दो, तो इन सब के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके यहाँ पर जो रेडियल ग्रूव होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन लगता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी रेडियल नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, उस वजह से वो आगे सप्लाई नहीं कर पाती एक्सटेंसर मसल्स को और हमारा रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। तो इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं हम, फैराडिक करंट कैसे हेल्प कर सकता है, जहाँ पे भी कंप्रेशन हुआ है, जैसे रेडियल ग्रूव के अंदर कंप्रेशन हुआ है नर्व का, तो उसके बाद से उसके डिस्टल एंड से अपन क्या करेंगे, फैराडिक करंट उधर उस नर्व को देना चालू कर देंगे, ताकि क्या होगा, वो आगे जाके मसल्स को सप्लाई करता है तो मसल्स को स्टिमुलेट करेगा और हम जो रिस्ट का एक्सटेंशन जो एक्शन है वो वापस से करा सकते हैं। और ये जैसे न्यूरोटोमासिस होता है या फिर एक्सोनोटोमासिस होता है, तो इसके अंदर भी हम यूज़ में ले सकते हैं फैराडिक करंट, लेकिन सिर्फ इनिशियल स्टेजेस के अंदर, जहाँ पे जो डीजनरेशन जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है। अगर डीजनरेशन जो नर्व का जो पूरा डीजनरेटिव जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया, वोलेरिन डीजनरेशन पूरा हो गया, तो उस टाइम पे हम गैल्वेनिक करंट देते हैं, हम फैराडिक करंट कभी नहीं देते, ये याद रखना हमेशा।
लेकिन अगर न्यूरोटोमासिस या फिर एक्सोनोटोमासिस हुआ है, इनिशियल स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि डीजनरेशन को होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में पूरा डीजनरेशन नहीं देखने को मिलेगा 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के अंदर। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, फैराडिक स्टिमुलेशन दे सकते हैं। और जो एक्सोनोटोमासिस है उसका मतलब क्या होता है कि एक्सॉन की जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके आसपास वो अभी भी इंटैक्ट रहता है। और जो न्यूरोटोमासिस होता है उसके अंदर सब कुछ एक्सॉन की कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो जाती है, जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है डैमेज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ एडिशंस। तो एडिशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी हमारे जैसे दो सर्फेसेस हैं तो उन दोनों के बीच में एडिशंस अगर फॉर्म हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अब एडिशंस हो सकता है कि जैसे अगर वहाँ पे कभी कोई मसल थी उधर पहले ट्रॉमा हुआ था, तो उसके बाद में जब रिपेयर प्रोसेस हुआ तो वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन वगैरह हो गया, या फिर इन्फ्लामेशन के बाद में भी एडिशन फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो जॉइंट का जो मोशन होता है, मसल का जो मूवमेंट होता है, जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, फैराडिक करंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस वो जो कंट्रैक्चर या फिर जो एडिशंस जो फॉर्म हो गए उसको क्या कर सकते हैं हम, ब्रेक कर सकते हैं, उसको लूजन अप कर सकते हैं। और वो कैसे, इसके अंदर एक टेक्निक है फैराडिज्म अंडर टेंशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे किसी के भी जैसे पूरा जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको हाथ में कुछ भी वेट कफ हो गया या फिर डंबल्स हो गए वो अपन दे सकते हैं, ताकि क्या हो, अगर वो उसको पकड़ के खड़ा रहेगा ग्रेविटी के असिस्टेड पोजीशन के अंदर, तो अब क्या होगा कि जो उधर को उस मसल को क्या पड़ेगा, स्ट्रेच मिलता रहेगा। और वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, हम फैराडिक करंट भी लगा सकते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छा जो मसल है वो लूजन अप हो। तो ये होता है फैराडिज्म अंडर टेंशन। जो नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन है वो है फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये बेसिकली क्या करता है, आर्टिफिशियली जनरेट कराता है हमारे मूवमेंट्स को। तो ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे कि पैरालाइज्ड कंडीशन है, हेमीप्लीजिया है या फिर पैराप्लीजिया है पेशेंट को, या फिर स्ट्रोक है, या फिर बेसिकली जो भी सीएनएस की डैमेज की वजह से जो भी कंडीशंस होती है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अब जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि अपर लिम्ब के अंदर फ्लेक्जन सिनर्जी बन जाती है, जो उसका एल्बो रिस्ट वगैरह होता है सब फ्लेक्स पोस्चर में चला जाता है, और जो लोअर लिम्ब होता है वो एक्सटेंशन के अंदर चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एल्बो का एक्सटेंशन नहीं कर पाता, फिंगर्स और रिस्ट इन सब का एक्सटेंशन मूवमेंट नहीं कर पाता। तो अपन क्या करेंगे, हम एफईएस की हेल्प से जो पेशेंट है उसको इसकी इलेक्ट्रोड्स हम ट्राइसेप्स पे लगा देंगे ताकि उस ट्राइसेप्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब जो पेशेंट है वो एक्सटेंशन मूवमेंट कर पाएगा एफईएस की मदद से। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रोक कंडीशंस के अंदर, या फिर किसी की फुट ड्रॉप हो गया। फिर फुट ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी जो एंटीरियर जो डॉर्सिफ्लेक्सर्स होती है, तो उसको जो कॉमन पेरोनियल नर्व है अगर वो डैमेज हो जाए तो डॉर्सिफ्लेक्सर्स जो होता है अपना काम नहीं कर पाती, उस वजह से जो फुट होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, अब क्योंकि फिर हमें गेट वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा जो हील स्ट्राइक है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा फुट ड्रॉप हो रखा है। तो उस टाइम पे हम एफईएस का यूज़ ले सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, जो डॉर्सिफ्लेक्सर्स होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं ताकि वापस से जो हमारा फुट है वो डॉर्सिफ्लेक्शन के अंदर जाए। तो और इस टाइम पे भी हमें क्या करना है, जो पेशेंट को बोलना है कि आप खुद भी वॉलेंट्री मूवमेंट करो, आप खुद भी अगर आपसे हो पा रहा है तो आप खुद भी असिस्ट करो। ये जो करंट के साथ जो मूवमेंट हो रहा है उसके साथ साथ आपको खुद को भी वॉलेंट्री मूवमेंट करना चाहिए। और ये हम तब बंद कर सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो पूरा वापस से अपना वॉलेंट्री मूवमेंट करना चालू कर दिया उसने, तो फिर हम एफईएस का यूज़ बंद कर सकते हैं फिर बाद में। जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फैराडिक करंट। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फैराडिज्म अंडर प्रेशर। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ होता है जैसे हैंड्स हो गए या फिर फुट हो गए और वहाँ पे इडिमा प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, रिलीव करवा सकते हैं, हार्ट की तरफ मूव करवा सकते हैं फैराडिक करंट की हेल्प से। अब इसको बोलते क्यों है फैराडिज्म अंडर प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर हम फैराडिक करंट को यूज़ में लेते हैं और उसके ऊपर जहाँ पे भी इडिमा है वहाँ पे कंप्रेशन बैंडेजेस लगाते हैं और फिर वहाँ का जो इडिमा है वो रिलीव करते हैं, तो वो अंडर प्रेशर, इस वजह से हम फैराडिज्म अंडर प्रेशर उसे बोलते हैं। तो अब देखते हैं ये होता कैसे है। जो इलेक्ट्रोड्स है वो बहुत सारी वैरायटी की आती है, जैसे कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स हो गई। तो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के अंदर सिंपली अपन को क्या करना है कि जो जेल आती है तो वो उसके ऊपर लगा के हमें प्लेस कर देना है। उसके अलावा प्लेट्स भी आती है। प्लेट्स क्या होता है, उसके अंदर हमें लिंट का एक क्लोथ होता है, लिंट क्लोथिंग होती है, वो उसके ऊपर हमें कवर करना पड़ता है और फिर अपन यूज़ में लेते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, वाटर को हमें बार बार पोर करते रहना होता है ताकि जो रेजिस्टेंस है
स्किन का वो कम हो सके। और इसके अलावा पैन इलेक्ट्रोड्स भी आती है। पैन इलेक्ट्रोड्स बेसिकली हमारी जो बहुत स्मॉल मसल्स होती है उसके लिए यूज़ में आती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए यूज़ में आती है। और जैसी पेशेंट की नीड है उस हिसाब से हम जो इलेक्ट्रोड्स है वो ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो अब जैसे सपोज़ करो कि अगर कि कोई आया हमारे पास पेशेंट और उसके एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर इडीमा प्रेजेंट है, तो हम उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो बैंडेजेस होती है, कंप्रेशन बैंडेजेस मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को इसी से समझा रही हूँ कि जैसे हमारे जो बैंडेजेस होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अंदर आते हैं। कोई होती है जो ज़्यादा, जिसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसी की लेंथ जो होती है वो कम होती है। तो अलग अलग टाइप्स के अंदर जो कंप्रेशन बैंडेजेस है वो अवेलेबल होती है, तो वो हमारे पास होनी ज़रूरी है। उसके अलावा इलेक्ट्रोड्स जो होता है वो भी होने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके पास कार्बन रबर वाले भी हो सकते हैं या फिर प्लेट इलेक्ट्रोड्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ में ले सकते हो। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये जो मेरे पास कुछ है तो उससे मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप सपोज़ करना कि ये हमारी इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। सपोज़ करना कैथोड मतलब कि ये वाला हम उसके ऊपर लगाते हैं जो हमें मेन जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो उसके ऊपर कैथोड लगता है। और जो ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और पैसिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारा एनोड होता है, जो हम कोई भी प्रॉक्सिमल एरिया के अंदर हम लगाते हैं। तो अब जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पर हमारे इडीमा प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो डॉर्सल एस्पेक्ट होता है उधर मसल्स कम होती है, जो हमारा जो प्लांटर एस्पेक्ट होता है उधर मसल्स ज़्यादा होती है। तो उस वजह से हम जो कैथोड होगा, जो हमारा ये जो कैथोड है वो हम क्या लगाएंगे, जो मसल्स मेन जहाँ पे ज़्यादा मसल्स है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो वहाँ पे अपन कैथोड लगाएंगे। और जो एनोड होगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम कंप्रेशन जो बैंडेजेस होती है तो उसको इसके ऊपर रैप करेंगे। तब जैसे ये मैं कंप्रेशन बैंडेजेस यूज़ में ले रही हूँ, तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें कंप्रेशन ज़्यादा देना है उस पार्ट को, और जो पीछे जैसे जैसे हम प्रॉक्सिमल में जाएंगे तो हमें जो कंप्रेशन है वो कम देना है। तो अब स्टार्टिंग में मुझे कंप्रेशन ज़्यादा देना है, तो उस वजह से मैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज करूँगी, क्योंकि फिगर ऑफ 8 के अंदर ज़्यादा कंप्रेशन लगता है। अब हमेशा याद रखना, जो मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाई है उसके नीचे अगर मैं कार्बन इलेक्ट्रोड ले रही हूँ तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम जेल पहले उसके ऊपर लगाएंगे और फिर हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, फिगर ऑफ 8 जो बैंडेजिंग है वो करूँगी। आप नीचे करें। और इस टाइम हमेशा याद रखना कि जो पेशेंट का जो फुट होगा वो एलिवेटेड होगा। हम चाहे तो पिलोज लगा सकते हैं नीचे, ताकि जो फुट है वो एलिवेटेड रहे। हमेशा याद रखना जो फुट है उसको हमें एलिवेटेड रखना है, ताकि जो इडिमा है वो हार्ट की तरफ मूव कर सके। ग्रेविटी क्या करेगी, उसको असिस्ट करेगी और इडिमा को हार्ट की तरफ लेके जाएगी। और जो पेशेंट की पोजिशन है वो सुपाइन लाइन हो सकती है या फिर साइड लाइन हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो हमने फिगर ऑफ 8 की बैंडेजिंग कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे तो हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, इस वजह से हमने फिगर ऑफ 8 की बैंडेजिंग की। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सर्कुलर मोशन के अंदर बैंडेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में इतना प्रेशर नहीं मिलता है जितना फिगर ऑफ 8 की बैंडेजिंग में मिलता है। और हमेशा याद रखना कि हमें गैप बीच में नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि अगर बीच में गैप छोड़ेंगे तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे इतना अच्छा प्रेशर नहीं मिलेगा, इसलिए हमें कभी भी गैप नहीं छोड़ना। अब दूसरा, हमें एक बार और इलेक्ट्रोड्स रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो यहाँ पे प्लांटर जो मसल्स है वो ज़्यादा बल्क के अंदर है और एंटीरियर पोर्शन में इतनी मसल्स होती नहीं है। तो हमें क्या करना है कि प्लांटर जो हमारी मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो अपन क्या करेंगे, कैथोड जो हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो उधर प्लांटर मसल्स के नीचे रखेंगे, और जो हमारी जो पैसिव इलेक्ट्रोड है वो हम एंटीरियर पोर्शन पे रखेंगे। और फिर अपन क्या कर देंगे, उसके ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर हम बैंडेजिंग कर देंगे। अब मैंने जो एक्टिव इलेक्ट्रोड थे वो प्लांटर
हमारी जो मसल है उसके ऊपर लगा दिया है और जो हमारी पैसिव इलेक्ट्रोड है वो हमने एंटीरियर सरफेस पे लगा दी है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा हो कि यहाँ पे फिगर ऑफ 8 की वजह से यहाँ पे क्रॉस के अंदर जो बैंडेजिंग है वो हुई है और यहाँ पे जो मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर बैंडेजिंग की है। तो अब क्या करना है हमें कि हम सारी सेटिंग वगैरह कर देंगे और ये हमें एटलीस्ट 30 मिनट्स तक करना है ताकि अच्छा खासा जो हमारा एडिमा है वो रिलीव हो जाए। और जब भी ये पूरा फैराडिक करंट का पूरा चल रहा होगा तो हमें पेशेंट को बोलना है कि अपना पैरों का मूवमेंट करते रहे, जैसे हमारा ये जो टोस है उसका मूवमेंट करते रहो या फिर इन्वर्जन ईवर्जन साथ साथ में करते रहो या फिर एंकल का जो मूवमेंट है डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर, तो ये वॉलेंट्री करते रहे ताकि क्या होगा कि हम एक तो खुद से भी मूवमेंट कर रहे हैं, दूसरा फैराडिक करंट है वो भी मूवमेंट करवा रहा है, वो भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है और तीसरा जो ग्रेविटी है वो भी असिस्ट कर रही है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, जो भी हमारा एडिमा है वो सारा के सारा हार्ट की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ये हमारा फुट था वो पिलोस हमने नीचे प्लेस कर दिए ताकि ये जो है एलिवेटेड पोजीशन में रहे ताकि इजीली जो एडिमा है वो हमारा हार्ट की तरफ मूव कर जाए। अब इसके अंदर जो हम वेव फॉर्म्स लेंगे तो हमेशा सर्जिंग करनी ज़रूरी है और हमें कोई ऐसा वेव फॉर्म लेना है जिसके अंदर जो मसल है हमारी वो धीरे 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 ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट करे, अपने पीक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आए और पीक कॉन्ट्रैक्शन पे थोड़ी देर सस्टेन रहे और फिर धीरे धीरे वापस से रिलैक्स करे। और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो हमें कम लेना है, वो हम ले सकते हैं 3 सेकेंड्स का। और जो रिलैक्सेशन वाला टाइम है जब जो आसपास की वेन्स वगैरह है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि वापस से जो भी एडिमा है वो अब रीफिल कर सके, तो इस वजह से हमें जो रिलैक्सेशन टाइम है वो ज़्यादा लेना है और वो हम ले सकते हैं 5 सेकेंड्स का। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा अगर एडिमा वगैरह है वो रिलीव हो सकता है। और ये कि ये सेम प्रोसीजर अगर हमारे हैंड्स के अंदर भी एडिमा है तो अपन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ एप्लीकेशन है फैराडिक करंट का वो है मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन। अब जो मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन है वो अपन इंडिविजुअल मसल्स का भी करा सकते हैं या फिर ग्रुप स्टिमुलेशन भी करवा सकते हैं। इंडिविजुअल मसल जैसे सिर्फ हमें बाइसेप्स ब्रेकाई का स्टिमुलेशन कराना है तो हम उसको सिंगल मसल स्टिमुलेशन के अंदर करवा सकते हैं। ग्रुप स्टिमुलेशन मतलब जो मसल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी क्वाड्रिसेप्स होती है उसके अंदर वास्टस, मीडियलिस, लेटरलिस, इंटरमीडियस और रेक्टस फीमोरिस मसल्स होती है, वो चार सब ग्रुप फॉर्म करती है और क्वाड्रिसेप बनाती है। तो उस पूरे ग्रुप मसल का भी हम स्टिमुलेशन करा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगल मसल का कैसे हम स्टिमुलेशन करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए हमारी जो सारी मसल्स है उनका अपना खुद का एक मोटर पॉइंट होता है। और मोटर पॉइंट क्या होता है, जहाँ से जैसे हमारी जो बाइसेप्स ब्रेकाई है तो उसको कौन सप्लाई करता है, मस्कुलोक्यूटेनियस। तो जहाँ से उस बाइसेप्स ब्रेकाई के अंदर जो मस्कुलोक्यूटेनियस हमारी जो मोटर नर्व है वो एंटर कर रही है उस मसल के अंदर, तो वो होता है मोटर पॉइंट। और ये जो मोटर पॉइंट होता है वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी इंटेंसिटी देंगे तो वहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमें सारे मसल्स की जो मोटर पॉइंट पता होने बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे सपोज करो कि हम हमेशा 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक लेते हैं कैथोड और एक लेते हैं एनोड। हमेशा याद रखना कि जैसे मुझे बाइसेप्स ब्रेकाई को कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो जिस मसल को हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है उसके मोटर पॉइंट पे अपन क्या रखेंगे, हम रखेंगे कैथोड, यानी कि हमारी जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो उस मोटर पॉइंट के ऊपर रखेंगे और जो पैसिव इलेक्ट्रोड है वो हम कोई भी प्रॉक्सिमल रीजन पे रखेंगे। जैसे कि अगर हमें अपर रीजन के अंदर स्टिमुलेट कराना है हमारे अपर आर्म के अंदर तो हम क्या रख सकते हैं, सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर हम पैसिव इलेक्ट्रोड रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से आती है, सर्वाइकल स्पाइन से आती है। तो इस वजह से हम पैसिव इलेक्ट्रोड हमारी सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर रख सकते हैं। दूसरा, हम अर्ब्स जो पॉइंट होता है वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हम कैथोड जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो मोटर पॉइंट पे रखेंगे और पैसिव इलेक्ट्रोड कोई भी प्रॉक्सिमल रीजन के ऊपर रख सकते हैं। अब अगर हमें हैंड जो हमारा हैंड का इंटीरियर पोर्शन या फिर फोर आर्म का इंटीरियर पोर्शन अगर हमें स्टिमुलेट करवाना है, इधर की जो मसल्स है उनको स्टिमुलेट कराना है, तब अपन क्या करेंगे, जो हमारा जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है वहाँ पे तो पैसिव इलेक्ट्रोड रखेंगे और है ना जो भी हमें मसल स्टिमुलेट करानी है तो उसके मोटर पॉइंट के ऊपर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड रखेंगे और हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सी है, कैथोड। ठीक है। और अब जैसे सपोज करो कि हमें हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर फोर आर्म हो गया, पोस्टीरियर हैंड हो गया, इनकी मसल्स का स्टिमुलेशन कराना है जो एक्सटेंशन होता है। तो उस टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं
कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनकी जो भी मसल के मोटर पॉइंट्स हैं वहाँ पे अपन रख देंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड को, और पैसिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे रखेंगे अपन, यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल के अंदर। अब हमेशा याद रखना जो पैसिव इलेक्ट्रोड है हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया फोरआर्म के लिए, और हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, सर्वाइकल रीजन के ऊपर भी रख सकते हैं। बट चीज़ क्या है कि जितना जो पैसिव इलेक्ट्रोड पास में होगी एक्टिव इलेक्ट्रोड के, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इतना ही अच्छा आएगा। तो अगर आप चाहो तो अगर आपको हैंड या फिर फोर आर्म का मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो आप पैसिव इलेक्ट्रोड चाहो तो सर्वाइकल रीजन के ऊपर भी रख सकते हो, बट यहाँ पे रखोगे तो और अच्छा मसल का कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अब ऐसा कि ऐसा जो हम लोअर लिम्ब के अंदर भी ये क्राइटेरिया होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है। अब अगर हमें लैग को स्टिमुलेट कराना है और लैग की मसल्स को स्टिमुलेट कराना है, और अगर हमें क्वाड्रिसेप को स्टिमुलेट कराना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, हमारी जो लंबर स्पाइन होती है उसके ऊपर पैसिव इलेक्ट्रोड रख सकते हैं, और जैसे हमारे क्वाड्रिसेप मसल है तो उनकी जो मोटर पॉइंट होता है उसके ऊपर अपन एक्टिव इलेक्ट्रोड रख सकते हैं। अब अगर हमें लैग का जो एंटीरियर पोर्शन है उसको ट्रीट करना है तो हम पैसिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे रखेंगे, जो लेटरल पोर्शन है हमारा वहाँ पे हम पैसिव इलेक्ट्रोड रखेंगे लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर, और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो हम कहीं पे भी जहाँ पे भी जैसे टिबियलिस एंटीरियर का हम कर रहे हैं तो उसकी मोटर पॉइंट के ऊपर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड रख देंगे। अब अगर जो हमें पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है अगर हमें वो स्टिमुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड तो वही जो जैसे हमारी जो प्लांटर मसल है तो उसकी जो एक्टिव इलेक्ट्रोड हम उसके मोटर पॉइंट के ऊपर रख देंगे, और जो पैसिव इलेक्ट्रोड है वो अपन क्या करेंगे, जो हमारा जो पॉप्लिटियल फोसा होता है पीछे तो उसके ऊपर अपन रखेंगे हमारा पैसिव इलेक्ट्रोड। तो सेम हमारा ये पूरा एंटीरियर पोर्शन के लिए हमारा सेम जाता है। अब हमेशा याद रखना कि अगर जैसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड मसल के ऊपर रख रहे हैं और पैसिव इलेक्ट्रोड कहीं और रख रहे हैं तो ये टेक्निक होती है यूनिपोलर टेक्निक, जिसके अंदर हम मसल के ऊपर एक्टिव इलेक्ट्रोड रखते हैं और जो पैसिव इलेक्ट्रोड होता है वो कहीं और रखते हैं। बाइपोलर टेक्निक भी होती है, बाइपोलर के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रोड होती है वो मसल के ऊपर आती है। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ एप्लीकेशन है फैराडिक करंट का वो है फैराडिक फुट बाथ। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो फुट की मसल्स जो होती है अगर हमें उसे स्टिमुलेट कराना है तो हम इसका यूज़ ले सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कंडीशंस होती है हालोसिस वेल्गस जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, जिसके अंदर हमारा जो बिग टो होता है वो अडक्शन के अंदर चला जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो हमारी जो अबडक्टर हालोसिस मसल है उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है ताकि वापस से जो अबडक्शन जो मूवमेंट है बिग टो का वो हो सके। तो हम ये बेसिकली इसलिए यूज़ में लेते हैं क्योंकि जो हमारी जो फुट की मसल्स होती है वो 4 लेयर्स, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है फुट की मसल्स के अंदर। तो हम जो हमारा जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट है उससे अपन नहीं करवा सकते, तो इसके लिए हमें स्पेशल फैराडिक फुट बाथ की ज़रूरत होती है ताकि हम अच्छे से जो फुट की मसल्स है उसको स्टिमुलेट करा सके। तो इसके अंदर हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं और इसके अंदर वाटर को पोर कर लेता है। प्लास्टिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक तो इंसुलेटर नहीं है, नॉन इंसुलेटर है। अगर हम मेटलिक लेंगे तो उसकी है ना शॉक की होने के भी चांसेस होते हैं, ऊपर से जो मेटल होता है वो वार्म गर्म भी हो जाता है, हीटअप भी हो जाता है। तो इस वजह से हम मेटल का अवॉइड करते हैं, हम प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं। अब दूसरा जो वाटर का जो लेवल है हमें क्या करना है, जैसे ये मेरा फुट है तो हमें जो वाटर का लेवल है वो नीचे नीचे तक ही रखना है, वो वाटर का लेवल हमें ऊपर आने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हम बेफालतू में दूसरी मसल्स को स्टिमुलेट नहीं करवाना चाहते। तो इस वजह से हमें जो वाटर का लेवल है वो हमारे फुट के नीचे नीचे तक ही रखना है, ठीक है। और दूसरा हम इसके अंदर हम एक कैथोड लेंगे, एक एनोड लेंगे। तो हमें सबसे पहले पेशेंट को बोल देना, आप कंफर्टेबली उसको बैठा देना है, और फिर हमें क्या करना है, जो जैसे हालोसिस वाल्गस की कंडीशन ले लेते हैं तो इसके अंदर क्या करता है कि एब्डक्टर हालोसिस जो मसल होते हैं तो उसको स्टिमुलेट कराना पड़ता है। तो हम जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी, जो कैथोड होगा, तो वो कहाँ पे रखेंगे, हम उसके मोटर पॉइंट के ऊपर रखेंगे, और जो पैसिव इलेक्ट्रोड होगी वो हील के नीचे रखेंगे। और अब इसके अलावा अगर हमें लंब्राइकल्स जो हमारी मसल्स होती है उसको स्टिमुलेट कराना है तो इसके अंदर भी पैसिव इलेक्ट्रोड तो वही हमारी जो हील है उसके नीचे रखेंगे, और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है वो हम मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट के रीजन के ऊपर रखेंगे। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम स्टिमुलेट करा सकते हैं हमारी मसल्स को।